हेलो मेडिकोस। जैसे हमने पिछली 2 क्लासेस में देख लिया अभी तक, अभी इस डायबिटीज़ सीरीज़ में बेसिकली ऑल अबाउट डायबिटीज़। तो इस ऑल अबाउट डायबिटीज़ सीरीज़ में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू डायबिटीज़, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, अप्रोच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, हाउ टू डायग्नोज अ पेशेंट विद डायबिटीज़, हाउ टू स्क्रीन अ पेशेंट एंड फॉलो अप, हाउ टू फॉलो अप अ पेशेंट इन एवरी सक्सेसिव विजिट एंड व्हाट वी हैव टू डू। तो बेसिकली इस क्लास में हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद डायबिटीज़। तो बेसिकली हम डायबिटीज़ के अंदर ट्रीटमेंट कर क्यों रहे हैं, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट है क्यों, डायबिटीज़ इटसेल्फ इज़ नॉट लीथल डिजीज़। इसके अंदर डायबिटीज़ की वजह से हमारे पास कोई क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके अंदर, माइक्रोवेस्कुलर मैक्रोवेस्कुलर, विच कुड लीड टू मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन द पेशेंट। बस इन माइक्रो और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को टैकल करने के लिए बेसिकली वी हैव टू डील द डायबिटीज़। अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ कुड बी क्रॉनिक, कुड बी एक्यूट। अब क्रॉनिक के अंदर तो ये सारी चीज़ देखेंगे, एक्यूट के अंदर क्या क्या है, इट कुड बी DKA, इट कुड बी HHS और इट कुड बी मतलब ट्रीटमेंट रिलेटेड एक्सेसिव इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया। तो बेसिकली हमें अभी क्रॉनिक से मतलब है, तो क्रॉनिक देखेंगे, एक्यूट कंडीशंस विल सी लेटर। तो क्रॉनिक माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इसके अंदर रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी कुड बी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड पेरिडोंटल डिजीजेस। एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में इट कुड बी इस्केमिक हार्ट डिजीज, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज एंड सेरिब्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर। और इन सब की वजह से बेसिकली मॉर्बिडिटी और इसकी वजह से मोर्टेलिटी। हेंस वी हैव टू ट्रीट द डायबिटीज़, हेंस वी हैव टू मेक द पेशेंट यूग्लाइसेमिक और रिलेटिवली यूग्लाइसेमिक। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखेंगे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर देयर कुड बी पेशेंट प्रेजेंटिंग विद पॉजिटिव सिम्टम्स और देयर कुड बी पेशेंट प्रेजेंटिंग विद नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब क्या है, जो नॉर्मल सेंसेशन है वो एबनॉर्मली हाई परसीव हो रही है पेशेंट को, कुछ एक्सेस में है, एक्सेस सेंसेशन, नॉर्मल सेंसेशंस ज़्यादा परसीव हो रहे हैं। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब क्या है, जो नॉर्मल सेंसेशंस हैं वो कम परसीव हो रहे हैं पेशेंट को। तो इसके अंदर हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले स्पॉन्टेनियस पेन। स्पॉन्टेनियस क्या है, पेनफुल सेंसेशन फेल्ट विद नो एविडेंस स्टिमुलस। कोई हमने स्टिमुलस नहीं दिया पेशेंट को, फिर भी उसे पेनफुल सेंसेशन फील हो रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस पेन। देन एलोडाइनिया इज पेन टू स्टिमुलस दैट डोज नॉट प्रोवोक द पेन नॉर्मली। जो नॉर्मल हम पेशेंट को टच किया, कोई लेग या पैसिव मूवमेंट करवाई, तो फिर कोल्ड या हीट की वजह से जो नॉर्मल पेशेंट में पेन नहीं होना चाहिए था उसकी वजह से पेशेंट को पेन परसीव हुआ, तो दैट इज एलोडाइनिया। पॉजिटिव सिम्टम्स, इन वाले सिम्टम्स से नहीं होना चाहिए था लेकिन कम स्टिमुलस से भी ज़्यादा पेन परसीव हुआ, यानी पॉजिटिव सिम्टम्स। देन हाइपरएल्जेसिया इज इंक्रीज स्पॉन्टेनियस स्टिमुलस दैट नॉर्मली इज पेनफुल। नॉर्मली पेनफुल होता है, उसको इंक्रीज रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा फील हुआ। इट कुड बी ड्यू टू कोल्ड, हीट और पिन प्रिक सेंसेशंस। देन डिसेस्थीसिया, इसके अंदर अनप्लीजेंट एबनॉर्मल सेंसेशन वेदर स्पॉन्टेनियस और इवॉक्ड। इसके अंदर शूटिंग सेंसेशन, जैसे कोई पेशेंट आते हैं डायबिटीज़ के, कई कंप्लेंट करते हैं पैरों के अंदर ऐसा लग रहा है कि जलन हो रही है, आग लग रही है, चींटियाँ चल रही हैं, वो सारे जो सेंसेशन हैं सारे पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। पैरेस्थीसिया, एबनॉर्मल सेंसेशन वेदर स्पॉन्टेनियस और इवोक्ड। एग्जाम्पल टिंगलिंग, बजिंग, वाइब्रेशन। जैसे कई डायबिटीज़ वाले पेशेंट बोलते हैं पैरों के अंदर ऐसा लग रहा है चींटियाँ चल रही हैं, तो दैट इज पैरेस्थीसिया। तो एबनॉर्मल सेंसेशन वेदर स्पॉन्टेनियस और इवोक्ड, एग्जाम्पल जैसे टिंगलिंग, बजिंग और वाइब्रेशन सेंसेशंस। तो अब इसके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर नेगेटिव सिम्टम्स क्या हैं कि उसके जो नॉर्मल सिम्टम्स वो कम परसीव हो रहे हैं। तो इसके अंदर हाइपोएस्थीसिया क्या है, जो नॉर्मल स्टिमुलस है उसको डिमिनिश सेंसिटिविटी टू नॉर्मल स्टिमुलेशंस। एनेस्थीसिया, टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन, स्पेशली कोई टेक्टाइल टच करके देखेंगे तो पेशेंट विल नॉट परसीव इट। देन हाइपोएल्जेसिया, डिमिनिश्ड पेन रिस्पॉन्स टू नॉर्मल पेनफुल स्टिमुलस। नॉर्मली स्टिमुलस से पेन होना चाहिए था लेकिन पेशेंट को वैसे ही परसीव नहीं हो रहा। जैसे कई बार देखते हैं इसके अंदर डायबिटिक फुट वाले पेशेंट को अगर कुछ भी उसमें कई बार उसका डेब्राइडमेंट करना होता है तो उसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली वी कैन डेब्राइड द पेशेंट ऑफ डायबिटिक फुट। क्यों? क्योंकि उसमें हाइपोएल्जेसिया है, एनेस्थीसिया है, कोई सेंसेशन है ही नहीं वहाँ पे। फिर एनाल्जेसिया इज एब्सेंस ऑफ पेन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दैट वुड नॉर्मली बी पेनफुल। नॉर्मली पेनफुल होना चाहिए था लेकिन पेशेंट को पेन ही नहीं हो रहा, कम हो रहा है या हो ही नहीं रहा।
तो दीज आर हाइपोस्थीसिया, एनेस्थीसिया, हाइपोएल्जेसिया एंड एनाल्जेसिया। तो ये तो हो गए पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। देन ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होंगी। सीवीएस के अंदर पेशेंट कैन प्रेजेंट विद पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या है? पेशेंट शुड बी लाइंग सुपाइन फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद हम पेशेंट को स्टैंड अप पोजिशन में देखेंगे। स्टैंड अप पोजिशन में 1 to 3 मिनट्स पे बीपी चेक करेंगे इसका विदाउट रिमूविंग द कफ। इसके अंदर इफ सिस्टोलिक बीपी एज कंपेयर टू लाइंग डाउन पोजीशन, बैठाने पे या खड़े करने पे, इफ सिस्टोलिक बीपी इज डिक्रीजिंग मोर देन 20 mmHg, 20 और मोर देन 20, और डायस्टोलिक बीपी इज डिक्रीजिंग बाय 10 और मोर देन 10 mmHg, और हार्ट रेट इज इंक्रीजिंग बाय मोर देन 30 beats per minute, then we will label the patient as postural hypertension and will consider autonomic neuropathy in a patient. देन गस्टेटरी स्वेटिंग, कई बार पेशेंट्स आते हैं कि खाना खाते टाइम उस टाइम पे बस एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बेसिकली चेस्ट एंड फेस रीजन पे एक्सेसिव स्वेटिंग ऑन अपर हाफ ऑफ द बॉडी। तो इसके अंदर इट कुड बी एसोसिएटेड विद रेज्ड बीपी ड्यू टू दैट पैनिक सिचुएशन, तो इट इज गस्टेटरी स्वेटिंग, इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। Then GIT involvement, GIT could be upper GI involvement, lower GI involvement. Upper GI involvement में गैस्ट्रोपेरेसिस, बेसिकली इसके अंदर है डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग है तो पेशेंट विल फील पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस, अर्ली सेटाइटी एंड कुड बी वॉमिटिंग इन सम केसेस। Then lower GI involvement में there could be alternating constipation and diarrhea, even fecal incontinence. Then genitourinary symptoms में जैसे देखा था erectile dysfunction, impotency. Then urinary, it could present as autonomic bladder, neurogenic bladder में unable to feel the bladder, basically बस bladder उसको feel ही नहीं होगा कि sensation नहीं होगा कि urine pass करना है, तो patient will have unable to feel the urinary bladder, उसको ऐसा लगेगा lump is there in the lower abdomen which is actually a filled urinary bladder, may need to press the abdomen while passing the urine, उसे ठीक से urine भी नहीं कर पाएगा, उस पेट को दबाना पड़ेगा जिससे pressure will create and urine will pass out. Then urinary incontinence could be there, and due to this retention of the urine there could be a recurrent UTI in the patient. Then this hypoglycemic unawareness is also related to this autonomic neuropathy. तो ये सारे पेशेंट में हमें डील करना है, बेसिकली ये सारी चीज़ प्रिजर्व करनी है, अवॉइड करनी है। देन ये तो हो गया न्यूरोपैथी। नाउ विल सी द नेफ्रोपैथी पार्ट, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। व्हाट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी? डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग। इसके अंदर है सबसे पहले परसिस्टेंट एल्बुमिनुरिया, 30 to 300 milligram per day of albumin is considered as microalbuminuria. It is confirmed on at least 2 occasions, 3 to 6 months apart. Plus there should be progressive decline in the glomerular filtration rate, plus elevated arterial blood pressure. क्यों arterial blood pressure? Basically there is damage in the GFR और damage in the kidney function, रीनल पैरेन्काइमा डैमेज। रीनल पैरेन्काइमा जब डैमेज होगा तो उसके अंदर रास सिस्टम विल एक्टिवेट एंड रास सिस्टम की वजह से बीपी विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं, इसलिए हमने देखा था जैसे हम हर विजिट पे बीपी चेक कर रहे थे पेशेंट का, हर विजिट में वो एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो चेक कर रहे थे, बन क्रिएट चेक कर रहे थे। क्यों चेक कर रहे थे? टू रूल आउट डायबिटिक नेफ्रोपैथी कि बेस लाइन से हमारी किडनी और कितनी फर्दर डैमेज होती जा रही हैं। तो दिस पार्ट ऑल्सो वी नीड टू टैकल। देन बेसिकली सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज़ रिलेटेड नेफ्रोपैथी के जो सिम्टम्स हैं यूजुअली अपीयर करेंगे जब 80 to 90% ऑफ द किडनीज आर डैमेज, है ना। 80 to 90% ऑफ किडनीज व्हेन दे आर डैमेज्ड, सिम्टम्स विल स्टार्ट अपीयरिंग। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? ईडीमा कुड बी पेरी ऑर्बिटल ईडीमा, पीडल ईडीमा, बेसिकली वही ईडीमा ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन क्योंकि किडनी इज नॉट वर्किंग। देन फटीग, नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स है कोई भी ऑर्गन डिस्फंक्शन में। डिस्निया ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड मतलब रिटेंशन होगा तो इट कुड लोड अप इन ये lungs, can lead to pulmonary edema and can lead to dyspnea. It is basically related to pulmonary edema. Then lack of appetite, foamy or bubbly pee, basically it is due to proteinuria. पेशेंट बोलेगा कि ये यूरिन के अंदर झाग बनते हैं, है ना। डिफिकल्टी इन फोकसिंग और कन्फ्यूजन, ड्राई ईची स्किन, मसल क्रैम्प्स, इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट abnormalities. It is basically due to electrolytes. Then next is, so we have seen neuropathy part, then we have seen the nephro part. Now we will see the eye.
तो इसके अंदर सबसे पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी इज ड्यू टू, या तो हमारे पास जो कैपिलरीज हैं रेटिना के अंदर, आइदर इट कुड बी ऑक्लूडेड, या उन कैपिलरीज के अंदर देयर इज लीकेज सॉरी। तो बेसिकली इन दोनों वजह से पेशेंट कैन डेवलप डायबिटिक रेटिनोपैथी, ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ द वेसल्स और ड्यू टू लीकेज फ्रॉम द वेसल्स। अब इसके अंदर रेटिनोपैथी, द ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज इज अ मेजर रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ रेटिनोपैथी। अगर किसी पेशेंट को पिछले 2 साल से डायबिटीज़ है, 2 ईयर्स से डायबिटीज़ है, या किसी पेशेंट को लास्ट 20 ईयर्स से डायबिटीज़ है, तो चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी इन 20 ईयर्स डायबिटिक पेशेंट इज मोर, वेरी हाई चांसेस एज कम्पेयर टू दिस जस्ट 2 ईयर्स। जितना लंबे टाइम तक हमारे पास डायबिटीज़ रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं रेटिनोपैथी। प्लस इसके साथ है सीवियरिटी ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। अगर कोई पेशेंट है उसका HbA1c मान लो मेंटेन कर रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 7%, और कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उसका ये HbA1c 9.2 10% इसके आसपास रहता है, तो एज कम्पेयर टू 7% 9.2 और 10% विल डेवलप रेटिनोपैथी अर्लियर। तो इसके अंदर सीवियरिटी ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया इज की ऑल्टरेबल रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इफ़ वी मैनेज द पेशेंट बिटवीन, मतलब अगर यूग्लाइसेमिक हम रखने की कोशिश करते हैं, HbA1c जो हमने टारगेट बनाया हुआ है उसको अचीव करते हैं, तो वी कैन डिले द प्रोग्रेशन, हम डिले कर सकते हैं, रेटिनोपैथी विल डिले, है ना। तो ये चीज़ इसका रिस्क फैक्टर है। तो अब रिकमेंडेड आई एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या है, जैसे हमने पिछली विजिट में जब देख रहे थे हम फॉलोअप कैसे करना है पेशेंट का पिछले वीडियो के अंदर, तो उसने हमने आई एग्जामिनेशन का नहीं बताया था कि कब कब करना है। तो इसका क्योंकि बेसिकली बिट डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि हर फॉलोअप पे हम उसका ऐसे करेंगे। तो इसके अंदर है डायबिटीज़ टाइप पे डिपेंड करेगा कि हम पेशेंट का कब कब फॉलोअप करेंगे। जैसे सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़, तो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए इनिशियल इवैल्यूएशन कब करेंगे और फॉलोअप विजिट में कब कब उसका आई एग्जामिनेशन कराएंगे। तो रिकमेंडेड विजिट में जैसे हमने यहाँ पे क्या बताया था इसमें कि ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही पेशेंट को डेवलप हुआ वो तुरंत आई मैनिफेस्टेशंस होगी, रेटिनोपैथी होगा, नहीं, उसमें इट विल टेक टाइम। तो टाइप 1 डायबिटीज़ हमारे पास क्या है, फास्ट प्रोग्रेशन रहता है। फास्ट प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर पेशेंट को आज डायबिटीज़ हुई, टाइप 1 डायबिटीज़ स्टार्ट हुआ, तो उसकी इंसुलिन ग्रेजुअली क्या बहुत फास्ट डिक्रीज होगा, तो पेशेंट विल प्रेजेंट टू यू फास्ट, स्पेशली इन दिस DK वाले सिम्टम्स, सारे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इन सारे पेशेंट्स ये वाले सिम्टम्स में टाइप 1 आपके पास बहुत जल्दी प्रेजेंट हो जाएगा। तो आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ इनिशियल डायग्नोसिस विल स्टार्ट आई एग्जामिनेशन, क्योंकि आई बेसिकली अफेक्ट होगी लेटर। और रिकमेंडेड फॉलोअप विजिट 5 साल बाद एक बार देख लिया, और फिर उसके बाद ईयरली विल चेक द पेशेंट आई। फिर टाइप 2 के अंदर अब पेशेंट को टाइप 2 पता नहीं कब से है, बस वो तो पेशेंट आपके पास आज प्रेजेंट किया है, क्यों, क्योंकि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया कोई भी सिम्टम्स हो रहे होंगे उसकी वजह से वो आपके पास आया है, लेकिन अंडरलाइन टाइप 2 कब से चल रहा है नहीं पता। तो कब से चल रहा है मतलब प्रोग्रेशन बहुत लंबा है, तो ऐसे में हो सकता है आई इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी हो चुका हो, पेशेंट को नहीं पता। तो वेन एवर टाइप 2 इज डायग्नोज एट द सेम टाइम ऑफ डायग्नोसिस वी हैव टू do the initial eye examination, ophthalmologic examination to look for diabetic retinopathy, and then subsequent visits में yearly will check the eye. Then in pregnancy whether patient is type 1, type 2, soon after conception, and yearly and early in the first trimester, basically soon as conception जैसे ही होगा तुरंत will start, and within the first trimester as early as possible will do. और subsequent visit क्या होगा, अब ये डिपेंड करता है पेशेंट के अंदर रेटिनोपैथी है या नहीं है। इफ़ पेशेंट हैज़ माइल्ड टू मॉडरेट रेटिनोपैथी इन द ये फर्स्ट वाले विजिट, तो इसके अंदर एवरी 3 to 12 months विल चेक द पेशेंट। और इसी के अंदर इफ़ पेशेंट इज हैविंग सीवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी और इवन वर्स कंडीशन, तो एवरी 1 to 3 months will follow up and accordingly will plan the treatment, like pen retinal coagulation, what we have to do, ophthalmologist will decide. Then immunization, basically we have seen the chronic complications like retinopathy, neuropathy, nephropathy. Now we'll see the immunization specially required or recommended in diabetes according to latest ADE guidelines. तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वी हैव टू गिव इट एनुअली। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज़ अवेलेबल हमारे पास नेजली भी है, प्लस इसके अंदर ये क्या है, नेजल फॉर्म हमारी लाइव एटेन्यूएटेड है, और बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटस हमारा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है ना। इसके अंदर ये जो लाइव एटेन्यूएटेड है इट कैन एक्टिवेट एंड कॉज इन्फेक्शन इन द पेशेंट, तो हमें नेजल अवॉइड करने, लाइव एटेन्यूएटेड नहीं देंगे। इसके अंदर इनएक्टिव रिकॉम्बिनेंट फॉर्म वी नीड टू गिव, उसको एनुअली देंगे। इसमें डाटा है कि ऑलमोस्ट 60% पेशेंट का कार्डियोवेस्कुलर जो मोर्टेलिटी रिस्क है वो रिड्यूस हुआ है इफ़ वी गिव एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। सेकेंड वैक्सीन विच वी नीड टू गिव इज न्यूमोवैक 23। If patient is diagnosed between 19 to 60 years, we have to give one vaccine, and after 60 years, one more dose has to be given after 5 years of vaccine has been elapsed.
फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इफ पेशेंट इज लेस देन 60 ईयर्स 1 डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी हैज़ टू बी गिवन. एंड कोविड-19 वैक्सीन रिसेंटली कोविड के बाद से इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड. एंड इफ पेशेंट इज गेटिंग डायग्नोज बिलो मीन्स 18 ईयर्स, ये तो जो नॉर्मल हमारा जो शेड्यूल है इम्यूनाइजेशन का, नॉर्मल शेड्यूल हैज़ टू बी फॉलोड. नॉर्मल शेड्यूल हैज़ टू बी नॉर्मल शेड्यूल हैज़ टू बी फॉलोड. ये तो एडिशनल वैक्सीन है जो हमें रिकमेंडेड है, बाकी जो नॉर्मल वैक्सीन्स हैं वो तो हमें लगानी ही है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज, ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा लंबा है, तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द ग्रैंड ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज़. तो इसके अंदर इनिशियली विल सी द इंट्रोडक्शन, द बेसिक पार्ट्स, देन विल स्टार्ट विद द टाइप 1, then we'll progress to type 2 and subsequently we'll see this LADA, MODI and all. और उसके बाद विल प्रोग्रेस टू जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड न्यूनेटल डायबिटीज़. तो अभी बेसिकली इसके अंदर सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस थे. इम्यूनाइजेशन इन द पेशेंट टिपिकली रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस. तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तो स्टडी हार्ड, स्टडी फास्ट. थैंक यू. साइनिंग ऑफ. दिस इज डॉक्टर कुणाल चौहान. Next video, so we'll start the treatment. Okay, thank you.